हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो यूट्यूब पे आपका वायरल क्वेश्चन चल रहा है उस सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 30 एमसीक्यू है जो यूट्यूब पे अभी वायरल चल रहा है पूरा, जिसको जानना आप लोग को ज़रूरी है ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो आपसे भी ये चीज़ ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूट्यूब पे वायरल है एंड आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिए ताकि अगर एग्ज़ाम में आपका आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो और वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल, उत्तल, अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, अवतल दर्पण का। हजामी दर्पण या फिर ऐसे बना बोला जाए दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण, तो ये सब में आपका आंसर होगा सी नंबर, अवतल। ठीक है, देखिए अगला सवाल यहाँ पे है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक दर्पण है। ठीक है, एक दर्पण ऐसे लगा हुआ है और इधर यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और इससे जो 100 मीटर पीछे इसका प्रतिबिंब बना होगा, है ना, क्योंकि समतल दर्पण में जितना दूरी पर आपका यहाँ पे लड़का खड़ा होगा उतने ही दूरी पर उसका बना होगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अगर ये 100 मीटर का डिस्टेंस है तो इधर भी 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि लड़की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो लड़का और यहाँ पे जो दर्पण है उसके बीच 100, फिर दर्पण और जो यहाँ पे प्रतिबिंब बना उसके बीच 100, तो टोटल कितना हो गया 200। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, कि जो लड़का का प्रतिबिंब से दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, आपको आखिरी तक देख लीजिए ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो यूट्यूब पे वायरल चल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। देखिए पूछा जा रहा है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को ये सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। आर इक्वल टू जो होता है वक्रता त्रिज्या जो होता है वो बराबर होता है 2 गुने एफ के। ठीक है, 2 गुने फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का 2 गुना। अब देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 4D क्षमता नहीं होता, यहाँ पे -4D क्षमता होता है ना, क्योंकि जो अवतल लेंस का आपका क्षमता होता है वो माइनस में होता है। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं कि जो फॉर्मूला होता है क्षमता का वो होता है P बराबर 1/F, यानी एक यहाँ F हो जाएगा 1/P। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में 4D, और ये होता है आपका मीटर में, ध्यान रखिएगा ये होता है आपका मीटर में। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से गुना करना होगा, यानी हो जाएगा 100/4। ये कट के आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ गलती है, इस क्वेश्चन में -4D है तो यहाँ पे -25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर -25 अगर बी में रहता तो हम लोग बी को मारते, अगर -25 नहीं है तो फिर नहीं मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए कि आप लोगों को कितना मार्क्स इसमें से आ रहा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए कि आप लोग को कितना मार्क्स ही आ रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब पे वायरल चल रहा है। आप लोगों को इसमें से बहुत सारे का आंसर आता होगा, है ना, तो कमेंट में बताना है आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर खुद से आता था। ठीक है, आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर खुद से आता था ये कमेंट करके बताइएगा कि मेरा इतना आ रहा है भैया, मेरा इतना आ रहा है। ठीक है, देखिए देखते हैं कि किसका ज़्यादा आता है, किसको अभी इस सारे सवालों का जवाब पता है। चलिए अगला सवाल
कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डायोप्टर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, काला। 6 का सी होगा काला। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये इसका आंसर होगा। ABCD जो भी आपको लगे आपको आंसर करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए सवाल है, देखते हैं कितने आंसरों का, कितने लोगों का ये आंसर सही होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। अगला सवाल, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या कूलम? तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या फिर जल ऊर्जा? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा सी, कोयला, क्योंकि कोयला एक बार खत्म होता है तो फिर वो दोबारा काम में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक अम्ल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समझौता क्या होगा? देखिए क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 7 से बड़ा एक ही दिख रहा है, 10। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि Fe2O3 में अगर हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम को ऐड किए 2 टाइम्स, कह रहा है Al2O3 और 2Fe बना। ठीक है, तो कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया? तो देखिए यहाँ पे Fe का विस्थापन हुआ है। Fe जो है पहले इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब Fe को यहाँ पे अलग कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जब Fe को अलग कर दिया है इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन हुआ, वियोजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? विस्थापन। समझ में आया? ये हो जाएगा विस्थापन, सॉरी वियोजन गलती से कह दिए, ये विस्थापन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ? इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया। डी नंबर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? है ना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पीतल। ठीक है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एनेटेसिड या फिर एंटीसेप्टिक? देखिए एसिड का उपयोग होता है, याद रखिएगा, एसिड का उपयोग होता है आपका अपच का उपचार करने के लिए, तो इसलिए आपका एंटासिड हो जाएगा। ठीक है, एंटासिड। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अस्द लेपन। ठीक है, अस्द लेपन। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जो COOH प्रकारात्मक समूह है उसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए जो आपका एल्डिहाइड होता है वो ऐसे CHO वाला होता है, और ऐसे COO वाला को कहते हैं कीटोन, और OH वाले को कहते हैं एल्कोहल।
ठीक है, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया आपका कीटोन और ये हो गया आपका एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा इस सबको। चलिए अगला सवाल देखिए, इसका तो 18 का हो जाएगा डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अगला सवाल देखिए, 19 कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2 हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि बेंजीन का अनुसूत्र है, तो इसका होता है C6H6, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा C6H6 बेंजीन का अनुसूत्र। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता, आघातवर्ध्यता, ध्वनिमय, चालकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर तन्यता, ठीक है, तन्यता हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास या निश्वसन या निश्वसन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर श्वसन, ठीक है, श्वसन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पे कि मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन को कहा जाता है डायलिसिस थैली। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इसका हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जल का वहन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द्विविखंडन द्वारा जनन होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर अमीबा का, ठीक है, अमीबा का जो होता है जनन वो द्विविखंडन द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फिर फेलोपियन नलिका में। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका 27 का फेलोपियन नलिका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गंदा जल में मलेरिया उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना चाहिए और अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट फटाक से इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम में इसको फोड़ देना चाहिए अगर इस क्वेश्चन को आ गया तो। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है ना, समजात अंग, अवशेषी अंग, संवृत्ति अंग या फिर कोई नहीं। तो 29 का आपका यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर संवृत्ति अंग, ठीक है, संवृत्ति अंग। चलिए अगला सवाल, और ये रहा आखिरी सवाल आज 30 क्वेश्चन में से का, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इसमें से कितना क्वेश्चन का आंसर आता था, 30 में से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आता था, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद रखना है, अगर क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अगर आपको यहाँ पे दिखे तो डायरेक्ट फटाक से इसका आंसर आपका आना चाहिए, है ना, उस समय कोई किंतु परंतु नहीं कि नहीं आया, ये नहीं हो पाया था। तो ऐसे किंतु परंतु करने से फिर आपका मार्क्स कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, खूब ख्याल रखिएगा अपना।